हेलो दोस्तों, इनकम टैक्स गुरुकुल में यू आर वेलकम। सो वी आर स्टडिंग अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम। उसके बेसिक चीज़ें हमने बताई थी, क्या क्या उसके अंदर होता है और क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं और कैसे टैक्स इवेजन किया जाता है, कैसे लोगों को इसकी समझ ना होने की वजह से किसी दूसरे की इनकम भी खुद की इनकम में ऐड हो जाती है। तो उसके बारे में हमने सब बेसिक चीज़ें बताई थी। आज हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे। तो देखो, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कोई भी इनकम अगर रिवोकेबल ट्रांसफर हो रहा है, ये बात अब अभी हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम एक एग्जांपल की हेल्प से करेंगे, जैसे हम पिछले वीडियो में किया था। देखो कि पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी इनकम ट्रांसफर हो रही है विदाउट एसेट को ट्रांसफर करें। जैसे मेरे पास एक घर है, मैंने घर ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ टेनेंट को बोला कि मेरी वाइफ के नाम पे आप रेंट दे दो, तो इसमें एसेट का तो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो अब कोई बहुत ज़्यादा सियाना होता है ना, वो बताएगा आपको कि आप एक काम करो, आप एक काम करो, एसेट को ट्रांसफर कर दो, लेकिन वो ट्रांसफर ना रिवोकेबल होना चाहिए। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है उसके भी बारे में बताएंगे, लेकिन एक आसान सी बोली में अगर बोले, एक इजी भाषा में बताए तो रिवोकेबल मतलब एक ऐसा ट्रांसफर, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम खत्म कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग। मान लो 5 साल के लिए मैंने ऐसे कर दिया कि ये मेरा घर मेरी वाइफ के नाम पे रहेगा। देखो, अब मैं अपने घर को ट्रांसफर कर, मुझे टैक्स तो बचाना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी रिलेटिव के नाम पे अपना घर ही दे दूंगा। वो भी एक रिस्क है कि कल को वो घर मुझे वापस मिलेगा कि भी नहीं। मुझे टैक्स बचाना है, कुछ लाख 2 लाख रुपए, मान लो 1 लाख रुपए मुझे टैक्स बचाना है, और वो घर मैं अपने किसी रिलेटिव के नाम या मम्मी पापा के नाम पे ही कर देता हूँ। तो आजकल पता है वो प्रॉपर्टी है वो तो डिवाइड होगी उसके बेटों के अंदर, उसकी बेटियों के अंदर, जो भी उसके किड्स है, किड्स के अंदर। जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं किसी और के नाम पे, इवन लोग वाइफ के नाम पे भी ट्रांसफर नहीं करते। बहुत सारे रीजंस है, कर भी सकते नहीं भी करते, मोस्टली नहीं करते। लेकिन देखा जाए अगर कि अब मुझे टैक्स भी सेव करना है और एसेट भी किसी के नाम पे नहीं करना, वो कि जबकि सेक्शन 60 में सब बोल दिया है कि अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हो और इनकम किसी और के नाम पे दिखाना चाहते हो, एसेट ट्रांसफर ही नहीं करना चाहते हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, आपके हाथ में इनकम ऐड हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांसफर कर दूंगा एसेट को, लेकिन वो रिवोकेबल करूंगा, मतलब मैं उस ट्रांसफर को कभी भी खत्म कर सकता हूँ। तो भी उस केस में भी सेक्शन 61 कम इनटू प्ले। सेक्शन 61 आ जाता है, वो बोलता है कोई भी इनकम अराइज होती है किसी भी आदमी को, ये ध्यान रखना किसी भी पर्सन को, ये नहीं कि इंडिविजुअल पर्सन के अंदर सब लोग आते हैं, और वो रिवोकेबल ट्रांसफर है एसेट का, तो उसकी टोटल इनकम के अंदर ही ऐड होगा। मान लो मेरा एक घर है, मैंने अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, रिवोकेबल ट्रांसफर है, तो उसका जो रेंटल इनकम आएगा वो रेंटल इनकम वाइफ के नाम पे ऐड ना हो, कि बेशक वो उसका जो उस टाइम पे ओनरशिप उसके नाम पे हो, मुझे अपना डीम्ड ओनर बना लिया जाएगा। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, वो भी हमारे सेक्शन 63 के अंदर उसकी डेफिनेशन बताई हुई है। तो जो सेक्शन 63 में रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन और सेक्शन 60, 61 और 62 इन सेक्शंस के लिए स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। तो कोई भी ट्रांसफर है रिवोकेबल होगा। कब होगा रिवोकेबल? जब इसमें कोई प्रोविजन होगा रीट्रांसफर का, मतलब उसको वापस आपके पास ट्रांसफर करने का कोई प्रोविजन हो, या तो पूरा या फिर थोड़ी भी इनकम या एसेट को वापस ट्रांसफरर के पास में आ जाए। कोई ऐसा प्रोविजन आपने एक एग्रीमेंट बनाया, उसमें ऐसा प्रोविजन आ गया कि 5 साल के बाद ऑटोमेटिक दिस एसेट अगेन विल कम बैक टू माई नेम, तो उस केस में वो रिवोकेबल मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर ये जो आपने रिवोकेबल जो एग्रीमेंट किया है, जो रिवोकेबल ट्रांसफर किया है, ये एक राइट देता है वापस पावर लेने का, एक हक देता है पावर को वापस लेने का। किसको देता है? ट्रांसफरर को। ट्रांसफरर कौन है? मैंने ट्रांसफर किया ना, तो मुझे एक वापस पावर दे दिया। किसको वापस लेने का? कि किसी भी पार्ट पे या एसेट, इनकम के ऊपर या एसेट के ऊपर मेरा कोई हक हो, मुझे वापस उसको पावर मिलती है कि मैं उसको ले सकता हूं। तो देखा जाए, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी में जाके ना देखे तो रिवोकेबल एसेट जिसको हम आफ्टर सम टाइम वापस आ जाए, मेरे पास कुछ पावर हो। अब देखो, हमारा सब्जेक्ट इनकम टैक्स एक्ट, वो केमिस्ट्री से कम नहीं है, एक्सेप्शन तो इसमें भी होने ही होने हैं। तो देखो, अब कहेगा कि चलो ठीक है, कोई भी रिवोकेबल ट्रांसफर होगा तो वो इनकम ट्रांसफरर के नाम पे ऐड हो जाएगी, ये बात तो समझ है। लेकिन अब एक्सेप्शन है, जहां पे रिवोकेबल ट्रांसफर होने पर भी आपकी इनकम जो ट्रांसफरर के हाथ में ऐड नहीं होगी। कौन सी होगी? अगर
सेक्शन 61 विल नॉट अप्लाई। क्यों नहीं अप्लाई होगा? अगर कोई ट्रांसफर हुआ है ट्रस्ट के थ्रू, कोई भी ट्रस्ट के थ्रू जो रिवोकेबल है, लेकिन लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम तक रिवोकेबल नहीं है, उसके बाद रिवोकेबल है। जैसे राम ने अपनी प्रॉपर्टी, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, अपने भाई को दे दी लक्ष्मण को, और एक ट्रस्ट किया, उसने ये कहा कि जो मेरा भाई है लक्ष्मण, उसके लाइफ टाइम तक वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी, लेकिन उसकी लाइफ के बाद अगेन इट विल कम बैक टू मी। देखा जाए तो रिवोकेबल है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम ये आपके पास आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक प्रॉपर्टी दी अपने बेनिफिशियरी को, तो आपने देखो, इस पूरे चैप्टर का अगर आप बेसिक करक समझोगे तो वो यही है कि अगर कोई भी ट्रांसफर जेन्युइन है तो बोनाफाइड है तो उसमें क्लबिंग नहीं करी जाएगी, लेकिन अगर कोई ट्रांसफर जेन्युइन नहीं है, बोनाफाइड नहीं है, तो उसमें क्लबिंग कर दी जाएगी, जो मेन आदमी है जो ट्रांसफर है। अब मैंने टैक्स बचाने के लिए मैं अपने भाई को प्रॉपर्टी दे दी, उसको कहा कि भाई ठीक है प्रॉपर्टी तेरी है और आफ्टर डेथ मैं ले लूंगा, तो टैक्स बचाने के लिए मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगा। तो सीधी सी बात है कि वो मेरा एक जेन्युइन था, बोनाफाइड था कि भाई जब तक तू है तब तक तू उसको यूज कर, आराम से अपनी लाइफ को सेटल कर, अपने आप का जो अपना लाइफ में जो जीवन में जो जितना भी आपका हेल्प हो सकती है, फिजिकल जो मॉनेटरी हेल्प, वो आप इससे कर लो। एक तो ये हो गया कि लाइफ टाइम तक। एक ट्रांसफरी के विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी। तो ना तो बेनिफिशियरी कौन है? ट्रांसफर, या फिर कोई है और कौन है? ट्रांसफरी की लाइफ टाइम तक उसको रिवोक नहीं किया जाए, उसके बाद अपने आप रिवोक हो जाए तो भी उसके इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो अभी देखो, इन द अबव केस द इनकम ऑफ द ट्रांसफर्ड एसेट इज नॉट इंक्लूडेबल इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफर, बट द ट्रांसफर, कहने का मतलब ये है कि पूरी इस थ्योरी का मतलब ये है कि जो ट्रांसफरर है उस ट्रांसफर को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मतलब समझो कि वो इनकम उसके हेड में इंक्लूड नहीं होगी, अदरवाइज उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर ट्रांसफर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला, अगर ट्रांसफर को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट मिला तो उस इनकम को वापस उसके इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई पावर या ट्रांसफर करने की पावर रिवोक होती है, जो ट्रांसफर है उसको खत्म करने की, उसको रिवोक करने की पावर जब भी अराइज होती है, उस टाइम पे भी ट्रांसफर। देखो, ये सारी कहानी का एक एग्जांपल लेके मैं, एक अच्छा सा एग्जांपल है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से मैंने एग्जांपल लिया, पूरा स्टडी मटेरियल भी मैंने वही से ही बनाया है, वही से आप लोगों को मैं बढ़ा रहा हूं। तो देखो, अब ध्यान से समझना, एक मिस्टर ए है, वो अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है। ठीक है, किसको ट्रांसफर करता है? मिस्टर बी को। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी। इसको ध्यान से समझो, जो ऊपर मैंने थ्योरी बताई थी पूरी समझ में आ जाएगी। फॉर द लाइफ टाइम ऑफ मिस्टर बी, कि भाई पूरी लाइफ टाइम के लिए आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो इसका मतलब ये होगा, ट्रांसफर तो रिवोकेबल है, क्योंकि लाइफ टाइम जब उसकी खत्म हो जाएगी उसकी लाइफ, तो वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन हमारे एक्सेप्शन में हमने पढ़ा है कि अगर उसकी बेनिफिशियरी या ट्रांसफरी, मतलब मैं बेनिफिशियरी, मैंने मिस्टर ए बेनिफिशियरी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, बी कौन सा? ट्रांसफरी के पास में, जबकि है तो रिवोकेबल, बट हमारा जो एक्सेप्शन है उसमें ये बताया कि उसको हम क्लबिंग का प्रोविजन नहीं होगा, उस टाइम पे क्लबिंग नहीं होगा। द ट्रांसफर इज इरिवोकेबल, ये भी हो गया इरिवोकेबल हो गया, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम तक उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी इंक्लूडेड द इनकम ऑफ मिस्टर बी। अभी देखो, तो जो भी इनकम आएगी हाउस प्रॉपर्टी की, वो बी के हेड में होगी। देखो, मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने एक ट्रांसफर किया लाइफ टाइम के लिए, बी की लाइफ टाइम के लिए, तो मेरे हेड में नहीं होगी, वो एक्सेप्शन का पार्ट हो गया। अब डेथ हो गई बी की डेथ हो गई, तो इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी की है वो किसके नाम पे आनी चाहिए? वो मिस्टर ए के नाम पे आनी चाहिए। ठीक है, चलो, यहाँ पे तो ट्रांसफर भी क्या है? इरिवोकेबल है, उसको खत्म ही नहीं कर सकते। फ्रॉम द डेथ, डेट ऑफ डेथ, अब उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद क्या हो गया? उसकी जो पावर है वो सारी पावर किसके पास आ गई? वापस मिस्टर ए के पास हो गई। तो डेथ होने के बाद जो भी इनकम आएगी वो मिस्टर ए की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। द इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ मिस्टर
A. Even if Mr. A does not revoke the transfer on the death of Mr. B, Mr. B की डेथ हो गई, उसके बाद भी ट्रांसफर को उसने रिवोक नहीं किया, फिर भी वो A के पास अपने आप एक पावर आ गई, और पावर आने के साथ ही जैसे मैंने बताया था, कोई भी ट्रांसफर रिसीव करता डायरेक्ट, सॉरी, कोई भी ट्रांसफर जब पावर आती है रिवोक करने की, ट्रांसफर को रिवोक करने की जब पावर आती है, तो इनकम अराइज होती है, सच ट्रांसफर शैल बी इंक्लूडेड द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर। ट्रांसफर जब पावर भी आ गई ना, तो ट्रांसफर की इनकम में यहाँ पे ए ने अपनी ट्रांसफर की थी प्रॉपर्टी बी को उसके लाइफ टाइम के लिए, और जब बी की डेथ हो गई तो बी की डेथ होते ही जो भी इनकम आएगी वो सीधी ए की इनकम में ही ऐड होगी, वो किसी और के इनकम, जबकि उसने उस ट्रांसफर को रिवोक नहीं किया है, बिना रिवोक करे भी ए की इनकम में ही आएगी। बिकॉज लॉ सेज इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांसफर इनकम व्हेन पावर टू रिवोक अराइज टू ट्रांसफर। जब पावर आ गई इसको रिवोक करने की, लाइफ टाइम जब तक वो उसको जिंदा है तब तक तो उसके पास पावर नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ खत्म हो गई बी की, तो उसके बाद ए के पास वापस पावर आ गई, तो पावर आते ही उसको ही एक्चुअल उसका रिसिपेंट माना जाएगा उसकी इनकम का। एक्चुअल रिवोकेशन करना जरूरी नहीं है, उसकी डेथ होते ही उसको रिवोक हो जाएगी। तो इसमें हमने जो सेक्शन 61 पढ़ा उसमें ये कहा कोई भी रिवोकेबल ट्रांसफर, उसको अगर आप किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो दैट इज रिवोकेबल, तो उस केस में आपकी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपने किसी ट्रांसफर या कि लाइफ टाइम के लिए आपने उसको ट्रांसफर किया है तो रिवोकेबल, लेकिन उसकी लाइफ टाइम तक आपको आपने प्रॉपर्टी दी, तो उस केस में वो एक एक्सेप्शन है, उसमें इनकम क्लब नहीं कर दी जाएगी। लेकिन जब भी एक पावर आपकी अराइज होगी, उसको रिवोक करने की पावर जब भी अराइज हो जाएगी, तो उसी टाइम पे इनकम को फिर से आपके हाथ में क्लब कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये सारे प्रोविजन इसलिए बनाए हैं, देखो जब इरिवोकेबल आप ट्रांसफर कर रहे हो ना, इरिवोकेबल जब ट्रांसफर आपने परमानेंट कर दिया और विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये भी ध्यान रखो, कंसिडरेशन भी एडिक्वेट है, और परमानेंट आपने ट्रांसफर कर दिया, किसी को कर दिया, मान लो कि आपने अपने भाई को ही कर दिया, एक सीधा सा एग्जांपल है, आपके पास एक प्रॉपर्टी तो आपने अपने भाई को प्रॉपर्टी दे दी, और आपको एडुकेट कंसिडरेशन भी मिल गई उसकी, और आपने ट्रांसफर भी कर दिया, तो इसका मतलब ये आपने प्रॉपर्टी सच में ट्रांसफर कर दी भाई। एक कुछ टैक्स बचाने के लिए आप करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसे ही थोड़ी ना किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दोगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर आपका ट्रांसफर रिवोकेबल है, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपने 2 साल के लिए प्रॉपर्टी क्यों ट्रांसफर करी, 5 साल के लिए क्यों करी, 10 साल के लिए क्यों करी, इसका मतलब उस टाइम में आपको टैक्स बचाना था, इसीलिए आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया। तो कहने का मतलब है लॉ इज वेरी क्लियर, अगर ट्रांजैक्शन कोई जेन्युइन है, ट्रांसफर कोई जेन्युइन और बोनाफाइड है, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, अदरवाइज आप इनकम को क्लब करके उसके ऊपर पूरे के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। कल वाले टॉपिक में हम इसके वाइफ के और बेटे की वाइफ जो डॉटर इन लॉ है उसके नाम पर अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके सब प्रोविजंस पढ़ेंगे। इज वेरी इजी टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आए और आपको पता चले कि वीडियो आ गया है, तो आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जरूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।